दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय हम लोग नाटक के विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले आप भारतेंदु युग के नाटक का वीडियो देख चुके होंगे। उसके बाद से प्रसाद युग के नाटक का भी वीडियो आप देख चुके होंगे। आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं प्रसादोत्तर नाटक, माने प्रसाद युग के बाद के जो नाटक हैं उन नाटकों के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग प्रसादोत्तर युग के ऐतिहासिक नाटकों के बारे में और फिर पौराणिक नाटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद से समकालीन नाटकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए। और जैसा कि आपके डिमांड के अनुसार ही मैं कार्य कर रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं सर नाटकों का बढ़िया से तैयार करवा दीजिए। कल नाटक पर एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है। आज फिर एक लेक्चर वीडियो मिल रहा है। अभी नाटक पर कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिस सेट आपको और मिलेगा। धैर्य धारण बस करते चलिए, क्योंकि उसमें थोड़ा बनाने में कुछ टाइम लगता है। तो इसके वजह से अभी आज उसका प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कल मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग नाटकों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो प्रसादोत्तर युग के जो ऐतिहासिक नाटक हैं और जो ऐतिहासिक नाटककार हैं, उसमें सबसे पहले प्रमुख नाम आता है हरिकृष्ण प्रेमी का। और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का तो इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से भरमार है कि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें इनके एकाध नाटक के बारे में प्रश्न न पूछा जाता हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए और सन के साथ आप इसको याद कीजिए। स्वप्न भंग की बात अगर किया जाए तो स्वप्न भंग 1940 का है। आहूत की बात किया जाए तो आहूत भी 1940 का है। उद्धार 1949 का है। प्रकाश स्तंभ 1954 का है। कीर्ति स्तंभ 1955 का है। शतरंज के खिलाड़ी 1955 का है। संरक्षक 1958 का है। सांपों की सृष्टि 1959 और रक्तदान 1962। आन का मान 1962। अमर आन 1964। अमर बलिदान 1968 और अमृत पुत्री 1970। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, अमृत पुत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अमृत पुत्री अक्सर पूछता है, ठीक है ना। आन का मान अक्सर पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये 1962 का, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। स्वप्न भंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और भी जो भी है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछला परीक्षा आप देख चुके हैं कि बिल्कुल जो चर्चित नाटक नहीं है, जिसको आदमी पढ़ करके सोचता है अरे यार ये तो पूछता नहीं, चलो छोड़ो, जो इनका मुख्य है, जो काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है या काफ़ी प्रसिद्ध जो रचना है, इसको देखा जाए। तो अब वो मतलब समझिए कि एक प्रकार की पहेली बन चुकी है। इसलिए किसी को यह नहीं कहा जा सकता ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए आप तैयारी पूरा बढ़िया से करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र भी ऐतिहासिक नाटकों के बारे में ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो अगर इनके नाटक की बात किया जाए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक के बारे में, तो अशोक इनका जो है कि 1927 का है। गरुड़ ध्वज 1945 का है। वत्सराज अक्सर पूछा जाता है, ये 1950 का है। दशाश्वमेध 1950 का ये भी है। वितस्ता की लहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1953 का है। धरती का हृदय, इसका सन नहीं दिया गया है। काल विजय का भी नहीं है। और गंगा द्वार इनका एक नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है कि 1974 है। तो इसमें देखिए, जो सबसे ज़्यादा अब तक जो पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो नाटक है, वितस्ता की लहर है। ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। वत्सराज को ध्यान दीजिएगा, वत्सराज 1950 का है। अशोक 1927 का है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसका नोट्स बनाते चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वीडियो तो हालांकि आपके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसको चाहे तो नोट्स बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
आगे देखिए वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो झांसी की रानी आप जानते हैं 1948 का, काफ़ी प्रसिद्ध रचना इनका। पूर्व की ओर 1950 का नाटक है ये। बीरबल, ये बीरबल है, 1950 का है। कश्मीर का कांटा 1948 का है। फूलों की बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ये भी 1947 का है। और ललित विक्रम 1953 का है। तो इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा क्या है कि फूलों की बोली आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसका सन याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी फूलों की बोली सुनाई दी थी। नहीं तो उसके पहले फूल कहाँ बोलते थे, फूल तो बिल्कुल समझिए कि एकदम कुम्हलाए हुए थे, उदास थे, हताश थे। लेकिन 47 में हम जैसे आज़ाद हुए, फूल बोलना शुरू कर दिए। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कश्मीर का कांटा भी 1948 47 के बाद 48 में कश्मीर का कांटा भी समाप्त हो गया, तो इसलिए आप ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। रानी झांसी की रानी की बात है तो सन इनका याद कर लीजिएगा, 1948 है, अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटकों के बारे में अगर हम लोग जानकारी करें तो उदय शंकर भट्ट का जो नाटक है वो मुक्ति पथ है। मुक्ति पथ 1944 का है। शक विजय 1949 का। ये दो नाटक इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ पंत के नाटकों की बात अगर किया जाए तो पंत जी का जो नाटक है वह राज मुकुट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सन आप याद कर लीजिए 1935। कब? 1935 में राज मुकुट राजा पहने, तो कब पहने? 1935 में पहने। अंतपुर का छिद्र जो है कि इसके 5 साल बाद अंतपुर में छिद्र हो गया। क्या राज मुकुट पहनने के बाद अंतपुर में छिद्र हो गया? इससे रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। कब हुआ? उसके 5 साल बाद हो गया, यानी कि 1940 में। तुलसीदास, इनका एक नाटक है जो 1974 में, और आत्मदीप इसकी रचना हुई थी 1978 में। तो ये इतना पंत जी का रचना है, गोविंद वल्लभ पंत जी का, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी भी कुछ अच्छे नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक, तो इनको देखिए। कौमुदी महोत्सव है 1954 का, और पर्व विजय है 1954 का। मतलब ये दोनों नाटक 1954 का है, राम कुमार वर्मा का, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक काम आप ज़रूर करें कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, तो जीआईसी लेक्चरर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें करीब 42-43 वीडियो है। और आपका टीजीटी पीजीटी 2021 का एक स्पेशल वीडियो है, उसमें भी जो है कि आपका 60 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जूनियर एडिट के का है, फिर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 100 से ज़्यादा वीडियो वहाँ मिलेगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप इसको पढ़ते चलिए और उन वीडियोज़ को भी देखते चलिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मतलब मैं कुछ अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूँ, और आप वहाँ ठगा ठगा सा महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ तो बहुत कुछ मिलने वाला है, जो कि आपके सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि यह परीक्षा चाहे जब भी हो, एग्ज़ाम इसका जब भी हो 2022 में, जैसे अगर इस 10 तारीख के बाद तो क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बनती है, 10 मार्च के बाद। उसके बाद वैकेंसी वगैरह के बारे में हो सकता है कि अगर दोनों सरकार, चाहे बीजेपी की बने चाहे सपा की बने, चाहे किसी की सरकार बने, तो अधियाचन मांगा गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सरकार बनते ही चाहे तो विज्ञापन दे सकती है, वो तो सरकार के अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दबाव अपने लोग बना भी रहे हैं, अपने संघ के लोग जो हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी विज्ञापन आ जाए। तो विज्ञापन जब भी आप तैयारी करते चलिए। मेरे कहने मतलब एक लाइन में ये है कि विज्ञापन जब भी आप तैयारी करते चलिए, कहीं किसी प्रकार का कोई चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ तो आप जानते हैं कि सफलता एक दिन में तो नहीं मिल सकती है। पौराणिक नाटकों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। प्रसाद प्रसाद युग के बाद के जो पौराणिक नाटक हैं, अब इसमें देखिए ये उदय शंकर भट्ट की बात अगर किया जाए तो उदय शंकर भट्ट का जो पौराणिक नाटक का जो ये सिलसिला जो हो रहा है वह है 1941 से। कब से? 1941 से। राधा, इनका जो
नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है 1941 में। अशोक वन वंदिनी 1959 में है, ठीक है ना। और असुर सुंदरी 1972 में है। और भी जो है उसको देख लीजिए। इसमें गुरुद्रोण का अंतर्निरीक्षण ये है, आप इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गोविंद बल्लभ पंत की अगर बात किया जाए तो गोविंद बल्लभ पंत का जो नाटक है ययाति है 1951 में। और पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो ऐतिहासिक नाटक है, पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा, यह है 1940 में। अब आइए हम लोग पंचम नाटकों का जो पंचम उत्थान है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पंचम उत्थान में समकालीन नाटक आते हैं, और समकालीन नाटक के बारे में कुछ हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे 1961 ईस्वी में सबसे पहले मार्टिन एसलिन, कौन? मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड यानी विसंगत शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या किया, ठीक है ना। और हिंदी में विसंगत नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। मतलब ये दो नाटक, एडगेम, वेटिंग फॉर गोदो, ये दो ऐसे नाटक हैं जो हिंदी में विसंगति नाटकों का एक प्रकार से श्री गणेश हुआ इस नाटक के माध्यम से, यानी इसके आधार पर। आगे देखिए, हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत की बात अगर किया जाए तो विसंगत नाटकों का शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक जो है ऊसर, क्या? ऊसर, जो 1938 में, कब? 1938 में यह प्रकाशित हुआ था, इसकी रचना हुई थी और यहाँ से माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर विसंगत नाटकों की शुरुआत अगर पूछता है तो भुवनेश्वर का जो ऊसर नाम का जो नाटक है यहाँ शुरू होता है। लेकिन डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगत नाटकों का शुरुआत भुवनेश्वर के ही नाटक तांबे के कीड़े, जिसका रचना काल 1946 है, यहाँ से माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। माने भुवनेश्वर का जो नाट्य संकलन है वह कारवां है, और कारवां के अंतर्गत सभी नाटक संकलित है, ठीक है ना। और इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह भी 1933, शैतान 1934, रहस्य रोमांच आदि नाटक संकलित है। मतलब ये सब नाटक जो है कि कारवां में संकलित है, और इसका कारवां का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। अब आइए हम लोग मोहन राकेश के नाटकों के बारे में डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। इनके नाटकों के बारे में, इनका प्रकाशन वर्ष, किस प्रकार का नाटक है, पुरुष पात्र कौन कौन है, स्त्री पात्र कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए देखिए, तो मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1958 में प्रकाशित हुआ था। किस प्रकार का नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है। अगर पुरुष पात्र की बात किया जाए तो कालिदास, विलोम नाम का एक पात्र है, मातुल और दंतुल, ये जो है कि ये इतने पात्र हैं पुरुष। और स्त्री पात्र की बात अगर किया जाए तो अंबिका है और मल्लिका है। अगला जो नाटक है लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस जो नाटक है, तो लहरों का राजहंस का प्रकाशन वर्ष जो है यह 1963 है। किस प्रकार का नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है। कौन कौन से पात्र हैं? तो नंद हैं, श्यामांग हैं, आनंद, ये तीन पुरुष पात्र हैं। सुंदरी स्त्री पात्र है, और अलका भी क्या है? स्त्री पात्र है। तो दो स्त्री पात्र सुंदरी और अलका, नंद, श्यामांग और आनंद ये पुरुष पात्र, और इसका प्रकाशन वर्ष 1963। क्लियर? आगे बढ़िए। आधे अधूरे की बात अगर किया जाए, आधे अधूरे इनका जो नाटक है, तो आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष जो है यह 1969 है, ठीक है ना। और इसमें अगर पुरुष पात्र की बात किया जाए तो महेंद्र नाथ हैं, सिंघानिया है, जगमोहन है और अशोक है। ये चार जो है कि पुरुष पात्र हैं। अगर स्त्री पात्र की बात किया जाए, सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा, ये इतने पात्र हैं। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मोहन राकेश का
अधूरा नाटक कौन सा है? तो पैर तले जमीन। पैर तले जमीन क्या है? इनका एक अधूरा नाटक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इसका बना लीजिएगा। अंडे के छिलके, अंडे के छिलके ये क्या है? एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी है। प्यालियाँ टूटती है क्या है? एक एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल भी एकांकी है। लेकिन रात बीतने तक ये ध्वनि नाट्य है। छतरिया इनका जो है पार्श्व नाटक है। और शायद, शायद इनका एक बीज नाटक है। क्या? बीज नाटक। अब आप सोच रहे होंगे कि बीज नाटक क्या है? हूँ भी एक बीज नाटक है। तो बीज नाटक दोस्तों, बीज नाटक ऐसे नाटक को कहा जाता है, यह होता है तो एक लघु नाटक होता है। क्या होता है? यह एक लघु नाटक होता है। लेकिन इसके अंदर जैसे बीज नाटक के अंदर जो है कि यह ऐसे तथ्यों का प्रयोग किया जाता है जो विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। माने एक लाइन इसको सारांश कह सकते हैं। माने नाटकों का सारांश जो है कि मतलब बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम समय में पूरे नाटक का संकलन इसमें समेटा जा सकता है, इसलिए इसको बीज नाटक कहा जाता है। ठीक है ना? यानी कि इस नाटक के अंदर विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। एक लाइन में आप इतना ही जानेंगे। ठीक है ना? आगे की अगर बात किया जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है एक इनका मतलब तथ्य, इसको आप जान लीजिए। क्या? लहरों का जो राजहंस है, लहरों का राजहंस नाटक जो है, यह अश्वघोष का जो महाकाव्य है, अश्वघोष का जो महाकाव्य है, क्या? सौंदरानंद। इस सौंदरानंद के आधार पर किया गया है लहरों का राजहंस। प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से कि लहरों का राजहंस का उपजीव्य विषय क्या है या फिर किसके आधार पर बनाया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब तक आप हमारे साथ बने रहें। आज के दिन के लिए केवल इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने मेरे साथी हैं तो लाइक और शेयर भी करते चलिए। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बना करके और आपकी हम तैयारी भरसक पूरा करवा देंगे। परीक्षा के पहले ही सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी और प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।